एक्चुअल डिजाइन क्वेश्चन है. डिजाइन ए स्लैब पैनल. डिजाइन ए स्लैब पैनल. क्वेश्चन. डिजाइन ए स्लैब पैनल. Slab panel for dimensions of 2.59 meter into 3.14 meter. 2.59 meter into 3.14 meter. Clear distance. Clear distance. Three A is discontinuous. Discontinuous. One long edge. One long edge continuous. One long edge continuous. One long edge continuous. Which case, guys? 7. Yes, exactly. Seventh case. Okay. Case seventh, guys. Okay. Superimpose superimpose load on the slab. Superimpose load on slab. 3 kilonewton per meter square. Floor finish 2 kilonewton per meter square. Sorry, 1.5. Use M20 grade concrete. And Fe 500 steel. Fe 500 grade steel. Sketch the reinforcement details or draw the reinforcement details. The support width is 230 mm wide beam. 230 mm wide beam, guys. Okay, 230 mm wide beam. So इतना सब कुछ आपको देखे. ओके, सो डिजाइन आपको क्या करना है? स्लैब पैनल करना है फॉर द डायमेंशन ऑफ इनर डायमेंशन है ये. तो यानी क्या है? सॉल्यूशन में आते हैं हम. सॉल्यूशन में आते हैं. ओके, सॉल्यूशन में आते हैं. सॉल्यूशन में क्या है देखो. स्लैब पैनल है, दैट इज 3.15 14 मीटर
and 2.59 मीटर. So इस तरह का कुछ एक्चुअल स्पैन है. 230 mm थिक आपका क्या है, बीम है. ठीक, बीम. अब कंटिन्यूअस कौन से साइड में है? 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस. 1 शॉर्ट एज इज कंटिन्यूअस. लॉन्ग एज सर. सॉरी, लॉन्ग एज इज कंटिन्यूअस. शॉर्ट नहीं, लॉन्ग एज कंटिन्यूअस. वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस. तो ये लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, हमने कंसिडर कर लिया. लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है. अब लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, ये वाला लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, ये मैंने कंसिडर कर लिया. बाकी के पूरे एज क्या है आपके? डिसकंटिन्यूअस. बाकी के पूरे एज क्या है आपके? डिसकंटिन्यूअस है गाइस. सो फर्क कहां पे गिरेगा? बेसिक वैल्यू क्या रहेगा आपका? व्हाट इज द बेसिक वैल्यू? 23. हाँ सर. 23 रहेगा या फिर 20 रहेगा? 23. एक पे 20 रहेगा, एक पे 26 रहेगा. एवरेज लेंगे ना. तो लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस रहा तो ये गिरता है, यानी यानी लॉन्ग एज कंटिन्यूअस रहा तो गिरता है, या शॉर्ट एज कंटिन्यूअस रहा तो गिरता है? ट्वेंटी थ्री रहेगा, 20 रहेगा? 23 रहेगा सर. 23 रहेगा. ओके. क्यों 23 रहेगा? इसका रीजन बता सकते हैं क्या? एक इस पे सिंपली सपोर्टेड लोड रहेगा और दूसरे पे कंटिन्यूअस. अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, यानी ये इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, ये तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं यहाँ पे 20 नहीं बोल सकता क्या? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि इधर भी तो डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी तो डिसकंटिन्यूअस है, फिर 20 क्यों नहीं? हाँ सर लेकिन कंडीशन के हिसाब से तो 23 आएगा, आना चाहिए ना. अच्छा, मैंने लिख के दिया कंडीशंस इसके हिसाब से, आप बोल रहे क्या? हाँ सर. कोई तो भी सर एग्जैक्ट आंसर मुझे बताओ प्लीज. सर नहीं तो एक आप, तरफ भी अगर कंटिन्यूअस होता है तो वहीं पे उसका मतलब टॉर्शन हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो हर तरफ से कंटिन्यूअस. टॉर्शन का कंसेप्ट यहाँ पे बेसिक वैल्यू के लिए नहीं है. आई वांट बेसिक वैल्यू. टॉर्शन तो सभी जगह, अगर मेरा क्या हो जाएगा कि अगर कुछ भी नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा डिसकंटिन्यूअस है ऑल एजेस, तो भी मेरा टॉर्शन फुल फुल सभी जगह आया था. अभी यहाँ पे फुल रहेगा, यहाँ पे फुल रहेगा, यहाँ पे हाफ रहेगा, यहाँ पे हाफ रहेगा. टॉर्शन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. आप मुझे बेसिक वैल्यू बताओ कि बेसिक वैल्यू 23 ही क्यों? 20 क्यों नहीं? सर जहाँ पर कंटिन्यूअस है वहां पर 26 रहेगी बेसिक वैल्यू, और जहाँ पे सिंपली तो सपोर्टेड है वहां इधर पर साइड 20 भी रहेगा. मैंने ऐसी अभी बनाया है, तो ये साइड भी डिसकंटिन्यूअस है, ये साइड भी डिसकंटिन्यूअस है, हाँ सर. तो दो साइड तो डिसकंटिन्यूअस आ रहे, फिर 20 क्यों नहीं? इसका रीजन नहीं पता सर, लेकिन ये जो डायग्राम निकाले सर, इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे ना सर, तो फिर आपने जैसा बढ़ाया है ना वैसी वाली डायग्राम बनेगी है. अब एग्जाम में ऐसे बोलोगे क्या वाइवा में कि आपने जैसी पढ़ा है, हमको जैसी पढ़ाया गया हम वैसी बोलेंगे करके? नहीं सर. फिर एक्चुअली द जो भी आपका एलेक्स लेंथ रहेगा, एलेक्स लेंथ आपको देखना पड़ेगा. अगर एलेक्स लेंथ आपका कंटिन्यूअस अगर जा रहा है तो आपका ये क्या होगा कि कंटिन्यूअस कंसीडर किया जाएगा. एलेक्स लेंथ. अब एलेक्स लेंथ है ना, एलएस एलेक्स वाला एक बार जो फिर शॉर्टेज है. एक बार हेलो, फिर से
स्टेटमेंट एक बार फिर से सर। हाँ हाँ बताता मैं। स्टेटमेंट ये बताता है कि एक्चुअली जो आपका एलेक्स है, जो भी आप, मैंने कैसी पढ़ा है आपको, मैंने ये पढ़ा है लाइक दिस। ओके, तो दिस ये जो है आपका, अगर मैं सेंटर टू सेंटर पकड़ता हूं, सेंटर टू सेंटर पकड़ता हूं, तो दैट इज एलेक्स। अगर ये एलेक्स आपका अगर कंटिन्यू हो जाता है, यानी शॉर्टर स्पैन आपका कंटिन्यूअसली रहता है, तो आपका यहाँ पे बेसिक वैल्यू शॉर्टर स्पैन से हम लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू आपका बीवी इज इक्वल टू BV is equals to 20 and here is BV is equals to 23, 26. ओके, सो 26 कंटिन्यूअस है करके और यहाँ पे 20 क्यों, एंड स्पैन है करके, इसके बाद नहीं है करके, एंड स्पैन है करके 20, सो दैट्स व्हाई 20 एंड 26 दिस एवरेज इज 23। मैं लॉन्गर स्पैन का नहीं देखूंगा, जो भी मेरा लॉन्गर स्पैन है उसका मैं कंटिन्यूएशन नहीं देखूंगा। हाँ, लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, अभी यहाँ पे क्या है, एज इज डिफरेंट एंड स्पैन इज डिफरेंट, एज इज डिफरेंट एंड स्पैन इज डिफरेंट। अभी यहाँ पे क्या बोला है, लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, ये लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है आपका, ये लॉन्ग एज आपका कंटिन्यूअस है। ओके, पर शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, शॉर्ट एज कंटिन्यूअस नहीं है। तो शॉर्ट एज कंटिन्यूअस नहीं है आपका, तो शॉर्ट एज आपका यहाँ पे कट जा रहा है और उसका बेसिक वैल्यू को लेना देना कुछ भी नहीं है। बेसिक वैल्यू का लेना देना किसको है आपका, अगर दोनों साइड अगर लॉन्ग एज मेरे कंटिन्यूअस रहते थे तो यहाँ पे भी 26 होता, यहाँ पे भी 26 रहता था, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग एज अगर कंटिन्यूअस है तो मेरा कौन कंटिन्यूअस हो रहा है यहाँ पे, एलेक्स 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 एलेक्स, क्योंकि मैं एलेक्स के अलॉन्ग ही बेसिक वैल्यू देखूंगा ऑलवेज। ये आप देखना, ऑलवेज आप लिख लो, टेक बेसिक वैल्यू अलॉन्ग द एलेक्स लेंथ, टेक बेसिक वैल्यू अलॉन्ग द एलेक्स लेंथ। अगर मेरी एलेक्स लेंथ इधर कंटिन्यू हो रही है देन आई टेक हियर 26, अगर मेरी एलेक्स वैल्यू ऊपर कंटिन्यू हो रही है देन आई टेक हियर 26 अगेन, सॉरी, ऊपर अगर कंटिन्यू हो रही है, अभी डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम टेकन 20। समझे क्या? हाँ सर। हाँ, तो इट्स डिपेंड अपॉन द एलेक्स लेंथ। एलेक्स लेंथ अगर आपकी एक्सटेंड हो रही है, दूसरे स्पैन में भी आपका एलेक्स लेंथ अगर आ रहा है, तो आप 26 लोगे। यानी लॉन्गर एज अगर आपका, लॉन्गर एज अगर आपका कंटिन्यूअस है तो ही मैं देखूंगा, तो लॉन्गर एज कंटिन्यूअस रहेगा तो ही मेरा ये एलेक्स लेंथ इधर जाएगी, लॉन्गर एज अगर इधर कंटिन्यूअस रहेगा तो ही मेरा एलेक्स लेंथ इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ये 101% अगर वाइवा होगा तो आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, एक बार और, क्या? एक बार और बताइए सर। अच्छा, एक बार और बताओ। देखो क्या है कि बेसिक वैल्यू जो है, बेसिक वैल्यू जब आप निकालते तब आपका ये काय के ऊपर डिपेंड है, ये आपका एलेक्स के लेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर एलेक्स लेंथ आपकी इधर भी कंटिन्यू जा रही है, अब एलेक्स लेंथ ही कंटिन्यू जा रहा ना आपका, एलेक्स वाला पार्ट ही आपका कंटिन्यू जा रहा, लॉन्ग एज इज कंटिन्यूअस, लेकिन कौन जा रहा कंटिन्यूअस अगर मैं देख रहा तो ये आपका एलेक्स लेंथ जा रहा। ओके, एलेक्स लेंथ को हो रहा, तो मैं एलेक्स लेंथ से देखूंगा, एलेक्स लेंथ से मैं अगर देख रहा तो ये वाला पार्ट मेरा कंटिन्यूस है, तो कैसे देख रहा, एलेक्स से देख रहा हूं मैं, तो तभी मुझे क्या दिख रहा कि यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 20 है। एलवाई के इसलिए नहीं दिखूंगा, दैट इज माई एलवाई ना, दैट इज माई एलवाई। तो एलवाई के इससे मैं नहीं दिखूंगा, एलवाई कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 20 बेसिक वैल्यू ये नहीं रहेगा, मेरा कौन सा रहेगा, ऑलवेज मेरा जो भी रहेगा वो मेरा एलेक्स के टर्म्स में मैं देख के करूंगा, एलेक्स के टर्म में मैं देख के करूंगा। कौन से टर्म में देखूंगा, एलेक्स वाले इसमें मैं देखूंगा, शॉर्टर स्पैन को मैं देखूंगा। शॉर्टर स्पैन अगर आपका, शॉर्टर टू शॉर्टर स्पैन अगर आपका कनेक्ट हो रहा है तो आप बेसिक वैल्यू जो भी है वो शॉर्टर स्पैन के लिए देख रहे हैं। जो भी आप डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं वो क्या के लिए कर रहे हैं, शॉर्टर स्पैन के लिए कर रहे हैं। लॉन्गर स्पैन के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं, शॉर्टर स्पैन के लिए कर रहे हैं। तो दैट मींस शॉर्टर स्पैन के लिए जब आप कर रहे हो तब आपका क्या रहेगा, शॉर्टर स्पैन के लिए जब आप कर रहे हो तब आपका क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस है तो 20 रहेगा, भला कि ये शॉर्टर स्पैन आपका कंटिन्यूअस है, उस पर बेसिक वैल्यू को कोई फर्क नहीं करेंगे, यानी 20 ही रहेगा। ओके, तो वो क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ आप कंसिडरेशन किसको कर रहे हैं, कंसिडरेशन आपका किसको है, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन को नहीं, शॉर्टर स्पैन को है। तो आपका इधर शॉर्टर स्पैन कनेक्ट हो रहा, शॉर्टर स्पैन कनेक्ट हो रहा,
इधर भी शॉर्टर स्पैन कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपको शॉर्टर स्पैन जहां पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट है शॉर्टर स्पैन, दैट्स व्हाई 20। शॉर्टर स्पैन को कनेक्ट है दूसरा स्पैन यहाँ पे, दैट्स व्हाई 26। आप ये याद रखो, समझे क्या? हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट, क्या ये आप सॉल्व कर सकते? मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता। कहां पे प्रॉब्लम जाएंगी आपको यहाँ पे? ठीक है, मैं बेंडिंग मोमेंट तक निकाल के देता, आफ्टर द बेंडिंग मोमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 गाइस, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? डिजाइन कांस्टेंट। व्हाट इज डिजाइन कांस्टेंट्स? FCK 20 MPa, M20 concrete, FY 415 MPa, sorry 500 MPa, for FE 500 steel. स्टेप 2, टाइप ऑफ स्लैब। नहीं भी लिया तो भी चलता है, टाइप ऑफ स्लैब, लेकिन दिखाया तो बेटर रहेगा। Ly/Lx। अब मैंने सेंटर सेंटर लेंथ निकाली के यहाँ पे नहीं निकाली, सेंटर सेंटर लेंथ आप निकाल लो। क्या रहेंगे क्या सेंटर सेंटर लेंथ? 0.23 ऐड करना पड़ेगा आपको। 2.59 प्लस 0.23, हाउ मच? 2.82। 2.82। That is Lx. And Ly? 3.37। 3.7। Okay, 3.37. That is center center length. Okay. So 3.37 divided by 2.82. It's obviously less than 2. Hence, two-way slab. Step number 3. Step number 3, guys. Dimensions. Step number 3. Dimensions. Trial depth भी बोल सकते हैं आप, और dimensions calculations भी बोल सकते हो। Dimensions calculations. पहला ट्रायल डेप्थ। अब जब हम ट्रायल डेप्थ ले रहे हैं यहां पे, तब आपको ये देखना है कि यहाँ पे लाई लोड कितना देखिए है और लेंथ कितना है। लेंथ इज Lx इज लेस देन 3.5। अब ये कहां पे है देखिए, ये पेज नंबर 34 पे है देखिए। पेज नंबर 39। 1 मिनट। हम्म, 37 पे अपना बेसिक वैल्यू का है और 39 पे इसका ये देखिए है क्लॉज देखिए, और एक नोट सॉलिड स्लैब के लिए 24.1 जनरल, वहां पे नोट 2 में टू वे स्लैब मैं शो कर देता। ओके, दिस इज फॉर टू वे स्लैब, शॉर्टर स्पैन Lx, shorter span up to 3.5 meter, the mild with mild steel reinforcement of span overall depth ratio
span to overall depth ratio guys. Which span to overall depth ratio given below general assume satisfied vertical deflection limit loading up to 3 kilonewton per meter square. तो what up to 3 kilonewton per meter square, that is लाई लोड गाइस. सो अगर आपका लाई लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास है, यानी उसके नीचे या फिर 3 किलो न्यूटन है, तो आपको ये कंडीशंस लेना पड़ेगा. और आपका स्पैन 3.5 से अप टू 3.5 तक है, 3.5 तक है या फिर 3.5 से कम है, तो आपको ये क्लॉज लेना पड़ेगा. अब अपना माइल स्टील नहीं है, अपना Fe 500 है. तो फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ Fe 500, Fe 415 आ रहा है या फिर 500 रहे, द वैल्यू गिवन बिलो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8, यानी इसको 0.8 से इंटू करना पड़ेगा. ओके, तो सिंपली सपोर्ट है क्या अपना? नहीं, 40 है, तो 40 इंटू 0.8 कितना होता? 32. ओके, 32. तो स्पैन ओवरऑल डेप्थ D बाय 32, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ स्पैन टू D इज इक्वल टू 32. ये आपका यहां से रेशियो बनेगा, यानी आपका क्या बनेगा? ये क्लॉज के ऊपर से. कौन सा क्लॉज है गाइस? सॉलिड स्लैब जनरल 24.1 और ये वाले क्लॉज पे आपको सेकंड वाला पॉइंट आपको देखना है. ओके, तो आओ देखते हैं बोर्ड पे. तो Alex is less than 3.5 because of Alex is equals to 2.82 and lie load is equals to 3 kilonewton. इंटू 3 किलोन्यूटन पर मीटर. सो आपका जो भी स्पैन रहेगा, वो स्पैन क्या रहेगा? अभी आपका स्पैन रहेगा आपका, यानी स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो इज इक्वल टू व्हाट गाइस? स्पैन क्या है आपका? 2.82 फाइन 82 है ना? 3.5 825 सॉरी 2.82 ओनली. ओवरऑल डेप्थ D, ये आपको D अभी चाहिए, इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा आपको? 32 इंटू यानी 40 इंटू 0.8, 40 इंटू 0.8. तो क्या हो जाएगा? D कैसे निकालोगे आप यहां से? D इज इक्वल टू D ऊपर लेके गए तो ये इंटू 10⁻³ कर दो, mm में चाहिए मुझे. So 2820 divided by 40 into 0.8. 88.13. 88.13. So 88.13 आप प्रोवाइड करेंगे क्या? 88.13. So take it minimum guys 100 mm. एटलीस्ट 100 mm आप प्रोवाइड करना हरदम. अगर 88 भी निकला है तो 3 इंच ही प्रोवाइड नहीं करोगे आप. 88 भी ओवरऑल डेप्थ निकला है आपका, तो इट इज नियर अबाउटली 90, बट 90 प्रोवाइड नहीं करेंगे हम. कितना करेंगे प्रोवाइड करेंगे हम 100. ओके, 100 mm ओवरऑल डेप्थ. अब ओवरऑल डेप्थ 100 mm है तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी रहेगी? ओके, ओवरऑल डेप्थ अगर 100 mm है तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी रहेगी गाइस? यहाँ पे क्लॉज लिख लो आप. क्लॉज क्या है आपका? (24.1) पेज नंबर 39. ओके, इफेक्टिव डेप्थ D is equals to D minus cover minus 5/2. So what is D? 100 minus cover is 20 minus 8/2. 24 minus सीधा तो 86. 76. Oh sorry, 76 mm. So 76 mm ये हो गया. इसके बाद
अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, इफेक्टिव स्पैन देखना है, इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन तो आपके दो इसका रहता, यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा। क्वेश्चन बेटा डालता मैं। सर डी ओवरऑल डी अगर 150 लेंगे तो चलेगा क्या? कशाला घेते यहाँ पे सेफ सही आ रहा फारा, यानी यहाँ पे ठीक है ना, 88 का 100 लिया ठीक है, 125 लो ज्यादा ज्यादा। बहुत ज्यादा सेफ आ जाएगा सर फिर। यानी 150 लेंगे तो अल्ट्रा सेफ आ जाएगा वो। जनरली आप अगर 10 बाय 10 का रूम अगर बनाते हो, 10 बाय 12 का रूम या 10 बाय 14 का रूम, 14 का रूम, 2 वे स्लैब के लिए, तो 100 mm ही मैं स्लैब का थिकनेस देता हूँ मैक्सिमम, 100 mm या फिर 125 5 इंच। 6 इंच कब देता हूँ, जब अपना जो कल का स्लैब था 6 बाय 6.5, तो तब 6 इंची या 7 इंची मेरा निकलता है स्लैब। ओके, 6 इंची 7 इंची, यानी अगर बड़ा स्पैन है तो जरूरी है, छोटा स्पैन है तो कोई जरूरी नहीं है। आप 150 175 में खेल सकते हैं। ओके, अब मेरा एक्सेल शीट है करके डायरेक्टली मैं ये चेक करके देख सकता कि हर बार चेक कर सकता कि डिफ्लेक्शन में फेल है या नहीं है वगैरह, लेकिन सेफ ही रहता, कोई दिक्कत नहीं, कोई फेल वगैरह नहीं होता। ओके, सो देखते गाइस, अभी यहाँ पे 76 100 तो करके देखो, फेल हुआ तो हुआ, देखते। अगर आपका आप जब यहाँ पे करोगे, कहाँ पे आपके एग्जाम के लिए करोगे, तब 88 है तो 125 मैं सजेस्ट करूंगा। 50 mm सीधा सीधा ज्यादा प्रोवाइड कर लो, 50 mm सीधा सीधा ज्यादा प्रोवाइड कर लो, फेल होने के बिल्कुल चांस नहीं, यानी फेल ही नहीं होगा, समझे क्या। अगर यही क्वेश्चन मेरा आपके इसमें है, क्या में एग्जाम में है, एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन तो मैंने ले लिया, एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन तो पूछते नहीं, लेकिन फिलहाल पूछ लिया, इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ लिया, ओके, और 88 mm आपका अभी यहाँ पे निकल गया, तो प्लस 50 mm कर दो आप, तो इट्स नियर अबाउटली 135, प्लस 50 करेंगे तो 135, तो आप 150 भी प्रोवाइड कर सकते हैं और 125 भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बीच में, या फिर 130 कर सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर है फिर। तो 50 mm का मार्जिन आप खुद ही पकड़ लो एग्जाम के लिए, लेकिन अभी मत पकड़ो, अभी डायरेक्टली अपन ऐसी चेक तो करके देखते सेफ आता है नहीं आता, और आता सेफ, ऐसी कुछ नहीं है कि नहीं आता करके, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या कंडीशंस है क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। तो गाइस अभी यहाँ इसके हो जाने के बाद आपका सेकंड इट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव लेंथ। So L effective is equals to shorter longer span, L effective X L effective Y। अब गाइस, अब कंटिन्यूअस के लिए लास्ट क्लास में मैंने, यानी कल के क्लास में मैंने क्या बताया आपको कि BS/12, BS/12 ना क्या था गाइस, clear span by 12 is less than clear span by 12 is less than BS, देन क्या करने को ना, 1/12 of clear span. हाँ 1/12 of clear span is nothing but Yes, 1/12 of case. 1/12 of clear span is nothing but क्या रहने को ना, लेस देन, Greater अगर than BS रहा तो A से जाना पड़ता है, और जनरली ग्रेटर देन और लेस देन,
ग्रेटर देन। ओके, ये अगर ग्रेटर देन रहा तो, और लेस देन रहा तो बी से ही जाएगी। ओके, सो 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन इट इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी सॉरी, क्लियर स्पैन इट इज इक्वल टू 2590, हाउ मच? 215.833। लेस देन बी, यस 230। तो ये क्या, इसके लिए क्या रहेगा गाइस? इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, effective length is equals to clear span. Okay, L effective is equals to 2590 mm, sorry 2590 mm। ये भी दिखा देता हूँ, ये क्यू करके, देखो यहाँ पे आ गया आपकी स्क्रीन पे। For one end of span with fixed end and other end is continuous end, one end is fixed end and other end is continuous end or intermediate span, the effective span shall be a clear span, clear between the support, यानी clear span, clear between the support यानी क्या होता है? clear span। अगर क्या रहा तो, यानी अगर आपका क्या रहा गाइस कि 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन ये लेस देन रहा, कैसे? विड्थ ऑफ द सपोर्ट से, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको ये वाला क्लॉज कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वाला क्लॉज कंसिडर किया हमने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज कंसिडर किया तो एल इफेक्टिव अपना क्या हो गया? ये क्लियर स्पैन हो गया, ये एल इफेक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे क्या रहेगा? 1/12 ऑफ, ये मैं कंसिडर करता हूँ, समझा ना? ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। ओके, क्लियर स्पैन ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ। ओके, क्लियर स्पैन प्लस डी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो कब करेंगे? जब वन एंड फ्री रहेगा और वन एंड कंटिन्यूस रहेगा तब। ये बोथ एंड, अब वन एंड फिक्स है और वन एंड हिंज है। फ्री कब रहेगा? आप फ्री कब रहेगा वन एंड? जब आपका फ्री टू लिफ्ट रहेगा ना, तब आप फ्री पकड़ोगे। एक मिनट, ये फिर से दिखा देता हूँ, यानी फ्री में प्रॉब्लम नहीं हो जाने को ना आपको। फ्री कब रहेगा? जब आपका फ्री टू लिफ्ट रहेगा ना गाइस, फ्री टू लिफ्ट, वन एंड फ्री, फ्री टू लिफ्ट, वन एंड फ्री टू लिफ्ट, तब हम करेंगे ये वन एंड फ्री टू लिफ्ट जब रहेगा आपका, तब ये रहेगा। और ये चीज ईएससी में पूछते हैं, फॉर वन एंड स्पैन विथ, फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फ्री, वन एंड फ्री इट्स वन एंड फ्री टू लिफ्ट एंड अदर एंड इज कंटिन्यूस, अदर एंड इज कंटिन्यूस रहा, तो आपका इफेक्टिव स्पैन shall be equal to the clear span plus half of the depth, clear span plus half of the effective depth of the beam or slab, or clear span plus half of the width of the discontinuous support, half of the width of the discontinuous support, जो भी discontinuous support है आपका वो support, whichever is less, इसमें से जो भी less रहेगा वो less। ओके ओके गाइस, अब देखते हैं अभी यहाँ पे 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन। अब ये ग्रेटर और लेसर है क्या? नहीं है। अगर ग्रेटर रहा तो ए करना है, ग्रेटर नहीं रहा तो बी से जाना है, यानी बी से ही गए हम। ओके, सो स्पैन इट इज इक्वल टू, क्लियर स्पैन आपका कितना है? यहाँ पे क्लियर स्पैन है आपका 3140। हाउ मच? 261.667। 261.667। इट इज ग्रेटर देन 230, यानी ए से जाएंगे। यहाँ पे कैप से जाएंगे गाइस, यहाँ से यहाँ पे ए से जाएंगे, ए से हम लेंगे।
सो ए से लेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा अभी, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, जो सिंपली सपोर्ट के लिए लेते थे वही, क्लियर प्लस बी एस यानी सेंटर टू सेंटर, यानी आपका क्या रहेगा 373370 mm, एंड दूसरा एल इफेक्टिव क्या रहेगा आपका, क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ इन वाई अपन ने निकाला नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। ओके, इफेक्टिव डेप्थ वाई क्या रहेगा गाइस, अगेन 8 mm माइनस कर दो, इसमें से 8 mm माइनस कर दो, ये बना मेरा डिफेक्टिव एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई भी निकाल लो, 76 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 68 ना, 68 mm। तो 68 mm आप यहाँ पे ऐड कर लो, कहाँ पे, क्लियर के लिए 3140 प्लस 8 mm यानी 68 ऐड करना है, so 3208 3208 mm, so which is less guys, 3208, it is less, so L effective is equals to 3208 mm, take lesser one, लेसर वन लिया है मैंने इन दोनों में से, तो ये लेसर आया है। ओके, इसके बाद लोड कैलकुलेशन गाइस, लोड कैलकुलेशन में ही मेन चीज, मेन डिफरेंस है। बाकी कहीं डिफरेंस नहीं है। ओके, सो लोड कैलकुलेशन में अभी आपको क्या करना है, लोड कैलकुलेशन के लिए 1 मिनट, ओके, सो स्टेप नंबर फर्स्ट, डेड लोड गाइस, density of concrete into thickness, density of concrete into thickness into density of concrete into thickness into गाइस, into कुछ नहीं होना, ओके, into 1 रहेगा, 1 मीटर वाइडन विड्थ, assuming 1 मीटर डेप्थ रहती है सर, विड्थ घेतोय आपण, 1 मीटर विड्थ साठी घेतोय आपण। ओके, लास्ट क्वेश्चन मध्ये डेप्थ लिहिलं असेल तर तिथे चेंज करा, तिथे विड्थ करा। लास्ट क्वेश्चन में डेप्थ लिया है क्या अपन ने, assuming 1 मीटर वाइड रनिंग, 25 into 0.1 मीटर में, यानी 100 mm है अपना ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल थिकनेस into 1 मीटर, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन हाँ, डी लिया है सर लास्ट क्वेश्चन में, डी नहीं, बी करा तिथे, दैट इज थिकनेस इज नथिंग बट अ डी, ओवरऑल डेप्थ,
थिकनेस ऑफ स्लैब इज नथिंग बट ओवरऑल डेप्थ इनटू बी। समझे क्या? डी इंटू डी किया है क्या, या थिकनेस इंटू डी किया है? बी इंटू डी हाँ, की। बी इंटू ओवरऑल डी। डेप्थ है सर। हाँ तो बी इंटू डी इज नथिंग बट, okay, b into d is nothing but thickness, guys. Okay, okay, so assuming 1 मीटर वाइड स्पैन, तो आपका डेड लोड जो है, सल्फेट जो है, ये है फ्लोर फिनिश 1.5, टोटल डेड लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड, लाइव लोड कितना था? 3 था ना? हाँ सर। 3 into 1, that is किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। जब मैं बीई में था और आरसीसी 1 सीख रहा था, तब मुझे इसी लगता था कि सर 3 into 1 क्यों कर रहे हैं, 3 into 1 क्यों कर रहे हैं। और मैंने खड़े होकर क्वेश्चन भी पूछ लिया था। एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास मिस कर दिया था, तो वो बताया था कि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है और ये 1 क्या है, तो 1 रनिंग मीटर है। ठीक है, तो मैंने डाउट पूछा, तो बाकी लोगों को तो आने से वो बाकी लोग हंसने को ना एक्चुअली, लेकिन बाकी लोग भी ऐसे देख रहे थे क्या डाउट था करके। यानी जब बी में था, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। ओके, दैट इज 2011 ना। सो 2011 में मैं पूछ रहा था ये, तो मुझे सर ने क्या बोला कि तुम लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं थे। वर्गीज सर सिखा रहे थे हमको। सो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं थे? मैं बोला सर नहीं था, घर गया था, नहीं था। सीधा सीधा बोल दिया, तो सीधा मुझे बाहर भेज दिया। यानी आंसर तो नहीं बताया मुझे बाहर भेज दिया और बोले ये क्वेश्चन का आंसर तुम बोले लास्ट क्लास का लिखो बोले, और मुझे कैबिन में आके बताओ बोले। मुझे कैबिन में बुलाया। किस्सा एकदम हंसी वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा एक्चुअली कि मैंने, अब मुझे तो नहीं पता ना, अभी आपको भी नहीं पता रहेगा कि ये 1 क्यों किया है करके। 3 into 1 3 होता तो काय के लिए कर रहे हैं हम 3 into 1 3? ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आता ना कि काय के लिए हम 3 into 1 ही 3 होगा ना गाइस। यहाँ पे भी 25 into 0.1 into 1, तो 25 into 0.1 किया तो भी वही आंसर आने वाला है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, और पूछने के बाद मुझे तो क्लास से तो निकाल दिया। क्लास से निकालने के बाद मुझे क्या हुआ कि नेक्स्ट इसमें यानी नेक्स्ट ये लेक्चर्स हो जाने के बाद, रिसेस के बाद आप आओ बोले कैबिन में, या फिर कल आओ बोले। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हुई जाने की, और पूरे क्लास को भी पूछा, क्लास को भी नहीं पता। तो मैं क्या किया फिर, मैं आपने आरसीसी की, तब जैन की बुक थी मेरे पास, आरसीसी की जैन की बुक लाइब्रेरी से उठाया मैं, और लाइब्रेरी से उठा के जैन की बुक थी मेरे पास, यानी वो सेम के लिए थी। वहां पे देखा, वहां पे भी कंफ्यूज, वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने यहाँ पे ये पढ़ा कि ये एज्यूमिंग 1 मीटर वाइड रनिंग, ये वहां पे लिख के था, लेकिन तो भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। लिख के था तो भी नहीं दिमाग में आ रहा था। तो मैं सर के पास बुक लेके चले गया। सर मुझे नहीं समझ में आया ये 1 क्यों किया करके, आपने नहीं समझ में आया करके। तो बोले यूनिट पता है क्या? बोले यूनिट। तो सर बोला हाँ यूनिट पता है। बोला यूनिट क्या है? बोला किलो न्यूटन है। बोला किलो न्यूटन पर मीटर में है। बोला तो लाइव लोड काय में रहता? बोला सर लाइव लोड किलो न्यूटन पर मीटर में ही रहता। तो मेरे ऊपर जितना भी स्टाफ, वहां पे स्टाफ रूम एक्चुअली बड़ी थी हमारी, और हमारा जो ये था, यानी क्या बोलते, एचओडी कैबिन भी बहुत बड़ा था, और वहां पे भी नियर अबाउटली 4 से 5 पहले से टीचर स्टाफ बैठ के था, सभी अच्छे, यानी सभी ये जो थे अपने अपने एजेड थे, तो वो बैठ के था, और सब लोग हंसने लगे। मैं बोला सर नहीं पता, सही में नहीं पता। तो मैं नहीं पता तो आप ऐसे बोल रहे? बोला सर, बोला तो आप कैसे क्या डायरेक्टली ऐसी उल्टा बोल सकते? बोले वर्गीज सर नहीं बोल रहे थे, ये अपना दूसरे सर थे, प्रसाद सर करके।
आप अगर केडीके में किसी के आपका दोस्त वगैरह पढ़ रहा होगा तो प्रसाद और वर्गीस के नाम अगर पूछे आपने तो आपको पता चल जाएगा कौन है करके। सो बहुत गंदा हंसे। मैं फिर अपना वहां पे चेहरा खाली करके मैं ये गया था। तो बोले सबसे पहले बोले जा तू यूनिट ला बोले। तो मुझे यूनिट लाने के लिए भेजा कि यूनिट पढ़। बोले यूनिट क्या है? मैं बोला सर अभी यहाँ पे तो यही देखे है, किल न्यूटन पर मीटर में ही देखे है, तो किल न्यूटन पर मीटर ये बोला। मैं ये देखा ही नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि किल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करके। तो काय से लेते ये पहले देख बोले मुझे। फिर उन्होंने क्या करने के लिए बोला कि तू जा बोले लाइब्रेरी से IS 875 लाने के लिए बोला। IS 875 लाया मैंने। IS 875 लाया। IS 875 में देख बोले कहाँ पे है। तो मुझे तब पता चला कि ये जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है, और उसको 1 क्यों हम इंटू करते हैं क्योंकि आपका रनिंग मीटर 1। तो ये जो है ना बोले ये आंख फाड़ के देख बोले थोड़ा मगरमच्छ जैसी आंख फाड़ बोले वो वर्ड मुझे अभी भी याद रहता, मगरमच्छ जैसी आंख फाड़ बोल रहे। और वहां से देख बोले कि ये जो एज्यूमिंग 1 मीटर वाइड रनिंग जो है इसके लिए हम क्या ले रहे, ये यहाँ पे 1 अप्लाई कर रहे हैं। ओके 1 मीटर स्ट्रिप के लिए ही हम डिजाइन कर रहे हैं। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बोले ये भी पढ़ा नहीं बोले तूने। तो लास्ट क्लास में लड़के जो लिखते थे वो मैक्सिमम मोटवानी के पास जाके ही ट्यूशन करते थे। वर्गीज का कुछ समझता नहीं था, क्योंकि अभी आप भी मैक्सिममली शेंडे सर का मैक्सिमम लोगों को समझता क्या? गाइस गायब हो गए क्या RCIT वाला? नहीं। हाँ नहीं समझता ना। वही वही क्लास में मेरे यानी केडीके में भी वही सीन था कि वर्गीज सर का भी नहीं समझता था। तो ये चीज के लिए मुझे नियर अबाउटली यानी एक दिन तो घुमाया, और बाद में कैबिन में बुला के और 1 से 1.5 घंटा घुमाया, और बहुत यानी बहुत उड़ाई, बहुत ज्यादा उड़ाई। यानी वो बोलते ना कि जस्ट लाइक अ बलात्कार, उस टाइप मेरा वहां हुआ। क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर वाले को तो ये पता ही रहने को ना बोले। डिप्लोमा होल्डर वाला तो ये अपना डिप्लोमा होल्डर वाले को तो ये पता ही रहने को ना तूने कैसे डिप्लोमा पास किया। मेरा डिप्लोमा निकाल डाला, मेरा सब निकाल डाला उन्होंने। लेकिन मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन था कि 1 क्यों करते बा, 1 क्यों करते? अभी डिप्लोमा में इतना सब कुछ नहीं था। 1 डिप्लोमा में कुछ भी नहीं था इतना। तो इस तरह का मेरा इतनी उन्होंने यानी, तो तब से मुझे वो क्या करते थे कि जब भी आता था मुझे मैंने क्लास में आते थे तो मुझे डायरेक्टली पॉइंट आउट करके पूछते थे समझ जाएगा तेरे को, समझाएगा तेरे को। तो मैं पॉइंट आउट था क्लास में, पूरे 3rd ईयर में था, पूरे 3rd ईयर में। सो पूरे 3rd ईयर में पॉइंट आउट रहता था मैं कि समझा गया। यानी लास्ट क्लास में था, एक आधी महीना ही होगा, क्योंकि स्लैब जो था वो आखिरी टॉपिक था तभी। सो आखिरी के लास्ट मंथ में ही था। तो लास्ट मंथ में मैक्सिममली 10 क्लास हुए, तो 10 क्लास के लिए पॉइंट आउट था। और बाद में फिर जब कम मार्क्स मिले सेस्ट्रल में तो और बुला के जा पा तो ऐसी किस्सा था एक्चुअली 1 का किस्सा है ये। तो इसलिए गाइस ये 1 मीटर यानी आपके भी दिमाग में अभी अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 मीटर क्यों लिखते, तो रनिंग मीटर ये आपका क्या है किलो न्यूटन, इसलिए मैं हरदम लिखता किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे सर ने लिख दिया रहता था तभी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मैं काय के लिए 1 से 1.5 दिन उसी में गवाता था, नहीं गवाता था ना। तो ये चीज है, ये छोटे छोटे चीजें जो लिखने को ना, जो लिखते नहीं। ठीक है नेक्स्ट, ये हो गया अभी। नेक्स्ट इट इज लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पहला लोड कॉम्बिनेशन कौन सा है? सर्विस लोड कॉम्बिनेशन। मेरे दिमाग में जो अभी क्वेश्चन यानी उस टाइम था, अभी आपके भी दिमाग में वो क्वेश्चन था क्या 1 क्यू इंटू करते करके? अगर आपके भी दिमाग में RCC 1 में बताया सर आपने। हाँ लेकिन ठीक है, तो अभी भी था क्या? नहीं सर, हमारे सर ने पहले ही बता दिया था। अच्छा अच्छा 2.5 प्लस 4 प्लस 3 इट इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर।
and lie load is equals to collapse condition, that is W, guys. Collapse load, that is WU, is equals to 1.5 dead load plus lie load. 1.5, 4 plus 3. 10.5. Yes, exactly. 10.5 kilonewton per meter. The next it is 4+3 है ना सर? हाँ सॉरी 4.3. 4 plus 3, 7 हो गया. 4 plus 3. Next it is shear force, guys. क्या रहेगा shear force? WU into R raised to power 4 upon 1 plus R raised to power 4 LX by 2. One plus R raised to the power 4 into LX effective by 2. R, सॉरी R नहीं निकाला ना आपने, पहले R निकाला पड़ेगा. R it is equals to LX effective, that is LX effective, LY effective by LX effective, LY by LX. LY it is equals to LY 3208 divided by 2590. 1.24. 1.24. 1.24. ओके 1.24 डाल दो और बताओ कितना निकलता. VU 10.5 into 1.24 raised to the power 4 divided by 1 plus 1.24 raised to the power 4 plus 9.56. 3.208 divided by 2. 9. 2.59 by 2. Oh, sorry. Yes. 2.59. 2.590. 59 divided by 2. How much? 9 point. 9.56. 9.56 kilonewton. Next, bending moment. So guys, here is 2 bending moment is there. यानी यहाँ पे 2 bending moment रहेंगे. Bending moment भी देखते हैं 1 minute. अब तक तो किस्सा क्लियर था. अभी क्या हो रहा कि आपका ये जो है लॉन्ग स्पैन जो है लॉन्ग एज कंटिन्यूस है. सो जब भी लॉन्ग एज कंटिन्यूस होगा तब यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है अभी, दिस बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू लाइक दिस. तो यहाँ पे एक मिड बेंडिंग मोमेंट आएगा और एक सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट आएगा. तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, यानी ये इस तरह ही एक्चुअली रहेगा आपका मिड बेंडिंग मोमेंट और सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट. ओके, तो दैट इज MS एंड M मिड या फिर M स्पैन और सपोर्ट, ऐसे 2 बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे. और यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, M स्पैन.
तो गाइस अभी यहाँ पे जो है आपको ये लॉन्ग स्पैन के लिए आपको दो वैल्यूज देखे होंगे एल वाई वाले, यानी अल्फा वाई के आपको दो वैल्यूज देखे होंगे, एक निगेटिव वाली वैल्यू और एक पॉजिटिव वाली वैल्यू। ओके, दो वैल्यूज आप देखो 7 केस में, यानी अल्फा अल्फा वाई पॉजिटिव। 1 मिनट गाइस, पेज नंबर 91 सी पे जाना पड़ेगा, नहीं डी, एनेक्स डी। एनेक्स डी पे 7th केस पे मैं चले गया, तो देखो पॉजिटिव भी देखे है और निगेटिव भी देखे है, एज्ड अल्फा एक्स के दो वैल्यूज देखे हैं, अल्फा एक्स के आपके दो वैल्यूज देखे हैं, क्योंकि आपका क्या है, कौन सा कंटिन्यूअस है गाइस, आपका लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है, तो ये एक्स बेंडिंग मोमेंट जो है आपका वो आपके दो वैल्यूज में आएगा, और अल्फा वाई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देखे। ओके, तो हियर इज अल्फा एक्स, क्योंकि ये एलेक्स पैन है, ये एलेक्स पैन है, तो ये एलेक्स बेंडिंग मोमेंट रहेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा अल्फा वाई रहेगा और दैट इज अल्फा एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फा एक्स निगेटिव। ओके, अल्फा एक्स पॉजिटिव अल्फा एक्स निगेटिव, तो ये समझने को ना आपको कि कहाँ पे कौन से कोएफिशिएंट्स लगेंगे। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए सिंपली निगेटिव, ओके अल्फा एक्स निगेटिव लगेगा। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दैट इज स्पैन बेंडिंग मोमेंट, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। अभी तक जो दो प्रॉब्लम्स मैंने लिए तो वो दोनों में क्या था, ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस, इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्पैन बेंडिंग मोमेंट था। लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट भी है, तो सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, ये एलेक्स वाले स्पैन पे है, दैट इज एलेक्स वाला स्पैन है, और ये एल वाई वाला स्पैन है। तो एल वाई वाले स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट एल वाई, तो एल वाई पे बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए आपका ड्यू टू, यानी जो भी एल वाई का बेंडिंग मोमेंट रहेगा ड्यू टू अल्फा वाई से रहेगा, ड्यू टू अल्फा वाई। ओके, और आपका एलेक्स का जो भी रहेगा, शॉर्टर स्पैन का जो भी बेंडिंग मोमेंट रहेगा ड्यू टू शॉर्टर स्पैन के जो भी कोएफिशिएंट्स है मेरे, दैट इज नथिंग बट अल्फा एक्स, तो उससे रहेगा, तो अल्फा एक्स पॉजिटिव और अल्फा एक्स निगेटिव। ओके, सो अभी क्या रहेंगे वो भी मुझे निकालना है गाइस, क्या रहेंगे वो भी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या रहेंगे वो कैसे निकालेंगे, क्या रहेंगे वो कैसे निकालेंगे गाइस, दैट इज आर वैल्यू इट इज 1.24, आर वैल्यू इट इज 1.24। तो आर वैल्यू आपका कितना है, 1.24 है, तो 1.24 के हिसाब से अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे तो अल्फा वाई तो 100% फिक्स ही रहता कि जो है लास्ट वाली वैल्यू रहेंगी, दैट इज 0.043, लेकिन ये दो आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं, 1 मिनट, फिर से आपको शेयर करना पड़ेगा फाइल। देखो 7th कंडीशन है, वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, तो अभी यहाँ पे आपका 1.24 कहाँ पे आ रहा, 1.2 एंड 1.3 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो थर्ड और फोर्थ देख लो यहाँ पे, ये अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। निगेटिव यानी क्या पे है, एट एज पे है, यहाँ पे देखो एट एज यानी क्या होता है, सपोर्ट, एट एज यानी क्या हो जाएगा गाइस, सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सीधा सीधा लिख के है क्लियर इसमें, मिड स्पैन। पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट एज, एट कंटिन्यूअस एज। तो आपको ये थर्ड और फोर्थ देखना है, थर्ड और फोर्थ देखना है, थर्ड और फोर्थ ये आपको देखना है। ओके, ये आपको देखना है। सो नेगेटिव पहले लिख लेते हैं, अल्फा एक्स आर अल्फा एल वाई बाय एल एक्स, अल्फा एक्स और अल्फा वाई। सो 1.2, अब ये अल्फा एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे अल्फा एक्स निगेटिव, देन अल्फा वाई। सो देयर इज 1.3 एंड 1.24। तो यहाँ पे पॉजिटिव पहले निगेटिव वाले वैल्यू 0.067 76 एंड 0.080 अल्फा निगेटिव अल्फा एक्स, पॉजिटिव अल्फा एक्स,
ये भी बताओ, ये कौन सा है, कितने है वैल्यूज? 0.057 and 0.06, 0.057 and 0.06, और ये तो डायरेक्टली फिक्स है, अल्फा वाई इज इक्वल टू 0.043, 0.057 and 0.06, 0.057, 0.057, 0.060. What is the value, guys? This value, this value. minus alpha x 0.0776. This, that is negative. हाँ, यहाँ पे आप नेगेटिव लिखो, तो नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं है. This one. 0.058. 0.058. Okay. So mx at midspan. Mx at midspan. 0.058 into W. W is equals to 10.5 into L square. L it is equals to 2.59 square. Lx square ही रहेगा always. Okay. तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 4.085. How much? 4.085. 4.085. ब्लू वन बराबर विजिबल है ना? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो ये माइनस 0.0776. अब माइनस वहां पे ना लिख के है, लेकिन तो भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए मैंने माइनस ले दी. ओके, आप कैलकुलेशंस में माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यानी जब रेनफोर्समेंट कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तब. फाइव पॉइंट 465. 466. 465, 466. It's okay. My at midspan. बस यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, ये कोएफिशिएंट चेंज करना है, बाकी तो Lx स्क्वायर ही रहेगा. 3.028. ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेरा जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज 5.466 हॉगिंग. नेगेटिव नहीं लिख रहा मैं, हॉगिंग लिख रहा हूँ. 4.085. और यहाँ पे अभी एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा गाइस, ये वाले इस पे एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा, ये तीनों एज पे अपन एज रेनफोर्समेंट दे सकते हैं. ये कंटिन्यूअस है ना, तो एज रेनफोर्समेंट नहीं, रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट रेनफोर्समेंट रहेगा. ओके, सपोर्ट रेनफोर्समेंट रहेगा ड्यू टू दिस बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, दिस m is equals to 3.028. check for depth. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा है गाइस? दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ओके, स्टेप नंबर 5 ना. हाँ सर. check for depth.
equating mu is equals to mu limiting. So mu is equals to, guys, 5.466 into 10 raised to the power 6, 0.1334 भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 1338 है वो 133 FC के V D required. How much D required? 45.33. 45.33. ये सेफ ही आता. D provided 76 mm. Hence safe. Step number 6. डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट. अब डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट में जब हम रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं तब आप मिड स्पैन से ही रेनफोर्समेंट निकालो. जैसे अपन AST एट सपोर्ट निकालते थे RCC 1 में, उसी तरह यहाँ पे भी AST एट सपोर्ट अपन निकालेंगे. ओके, AST एट सपोर्ट दूसरे इससे नहीं रहेगा, वही इससे रहेगा. ओके, AST एट सपोर्ट जिस तरह हम प्रोवाइड करते थे. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा गाइस? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा AST मिनिमम. That 100, that is D. It cancel. 120. 120 mm square. Page number 48. Clause number please आप लिख लो. तो अभी ये करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका एज रेनफोर्समेंट आएगा LY के लिए और LX के लिए आपके दो आपके ये आएंगे. तो LX के लिए दो यानी सपोर्ट के लिए आएगा और इसके लिए आएगा, दोनों के लिए आएगा. तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा. यहाँ पे तो आपके सपोर्ट के लिए क्या आएंगे? एज वाले आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी एज रहेगा आपका. आपका देखो एज कहाँ पे रहेगा मैं बता दे रहा. यहाँ पे एज रहेगा आपका एज रेनफोर्समेंट. यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट रहेगा और यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट के वजह से जो भी मेरा ये रहेगा कंटिन्यूअस स्पैन के वजह से, तो मैं यहाँ पे मेरा एज बेंडिंग मोमेंट नहीं रहेगा. यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? ड्यू टू MU. ये भी एज नहीं दे सकता. नहीं, ये ठीक है, ये एज दे सकते हैं हम, लेकिन ये साइड दे सकते हैं, ये साइड नहीं दे सकते. यहाँ पे आपका एज नहीं आएगा. यहाँ पे आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपका टोटल स्पैन के लिए यानी मिड के लिए देखते तो यहाँ के लिए, और ये एज और ये एज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टोटली आपको बेंडिंग यानी जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपका एज रेनफोर्समेंट ना होते हुए यहाँ पे आपका टोटली मेन रेनफोर्समेंट रहेगा. ये आपका क्या रहेगा गाइस? यहाँ पे आपका मेन रेनफोर्समेंट रहेगा इस साइड पे, और ये भी आपका मेन रेनफोर्समेंट रहेगा. बोथ आर द मेन रेनफोर्समेंट. ओके ओके. तो ये आपका एज, आप ये आपका एज कर सकते, बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, इधर भी कंटिन्यूअस नहीं है, इधर भी कंटिन्यूअस नहीं है करके आप बोल सकते हैं. लेकिन ये जो रेनफोर्समेंट है मेरे, ये रेनफोर्समेंट आपके एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेंगे, ये रेनफोर्समेंट आपके मेन रेनफोर्समेंट रहेंगे. दिस आर द मेन रेनफोर्समेंट. ओके, यहाँ पे लगे तो आप एज, ये एज बोल सकते हैं, ये यानी ये एज का है करके, ये एज है करके आप बोल सकते हैं. इट्स ओके, आप वो एज दे सकते हैं. लेकिन जो आपके ये वाले स्टील है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट किस तरह आ रहा है? इस तरह आ रहा है ना आपका, अलोंग दी एक्स आ रहा, तो अलोंग दी एक्स वाले जो बार है वो आपके एज बार नहीं रहेंगे. अलोंग दी वाई वाले जो बार है, अलोंग दी वाई वाले जो बार है वो आपके जो है वो आपके एज रेनफोर्समेंट रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाई? बिकॉज ऑफ ये नहीं है, यानी क्या बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस नहीं है. लेकिन वो कहाँ पे रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन के लिए रहेगा, इतने पोर्शन के लिए रहेगा. ओके, बाकी इसमें तो मेन रेनफोर्समेंट ही रहता है.
ठीक है, निकाल लो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन। टाइम बहुत जल्दी भागता रहे। नेक्स्ट, फॉर शॉर्टर फॉर लॉन्गर। तो अभी इसके लिए आप निकालो शॉर्टर के लिए मिड स्पैन, AST एट मिड। सो मिड का ये लो 4.08 500 10 to the power 6 is equals to 0.87 FY ASTX into D 76 to 1 minus FE 500 ASTX divided by FCK B D 76. What is ASTX mid required? And here is ASTY 129.04. 129.04 mm square. It's greater than 120 mm. AST मीन तो यही प्रोवाइड करेंगे। सो इसके लिए क्या बेंडिंग मोमेंट है 3.028 इंटू 10 to the power 6। यहाँ पे AST मिनिमम ही प्रोवाइड होगा 0.87 FY ASTY इनटू ये कितना है 68, यहाँ पे D 68 1 माइनस FY ASTY divided by FCK B D 68 गाइस, D 68 है, ये याद रखना आपका, ये DY है आपका। सो 106.54. 106.54 okay, it is less than AST minimum 120 mm square प्रोवाइड करेंगे। hence AST minimum is provided, AST minimum is provided guys। next it is ये ग्रेटर है, अभी यहाँ पे लेटस प्रोवाइड कर दो, पहले प्रोवाइड कर दो ये, फिर जो भी बचता है आपका वो AST3 के लिए आपका रहेगा, दैट इज AST1, दैट इज ऑल्सो ASTX1 आप बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ASTX1 ASTY1। AST3 जो रहेगा वो आप बोलेंगे सर AST1 और AST ये कैसे क्या बोल रहे हैं, तो AST2 भी बोल सकते हैं आप, ऐसे कुछ ही नहीं है। कंटिन्यूअस स्पैन में जो था अपना, तो एंड का जो रहता था वो AST1 पकड़ते थे, मिड वाला AST2 पकड़ते थे, ओके, एंड सपोर्ट के लिए AST3 पकड़ते थे और मिड सपोर्ट के लिए AST4 पकड़ते थे। अगर आपको याद हुआ यानी याद होगा अभी भी, तो नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप दिला देंगे। लेट अस प्रोवाइड 8 mm 5 bar of 8 mm 5 bar about mm center to center FE 500 spacing 129। $389.53 आ रहा है। 389.53 ज्यादा आ रहा ना, 389.53 ओके, नो इश्यूज। S1 389.53
दूसरा स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है गाइस? S2 पेज नंबर 46। 300 क्लॉज नंबर बता दो कोई तो भी। पेज नंबर 46 के लिए क्लॉज नंबर बता दो गाइस कोई तो भी। 26.3.3. 26.3.3 ओके। व्हाट इज दिस? 228. 228. 228 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसको टेक लेसर वन, टेक 200 mm। 225 भी कर सकते थे आप, लेकिन लेट अस प्रोवाइड 200 mm। 225 है 9 इंचेस। 9 इंचेस कौन देगा? नहीं देता। लेट अस प्रोवाइड 200 mm 8 इंचेस। नेक्स्ट ये वाला अभी ये वाला अभी अब प्रोवाइड कर, तो लेट अस प्रोवाइड, let us provide 8 mm 5 bar at the rate mm center to center FE 500। आप बोल सकते along longer span spacing pi by 4 into 8 स्क्वायर ज्यादा ही आएगा, निकाल के मतलब नहीं है। 120 रिक्वायर्ड है अभी एस मिनिमम। S1 S2 is equals to 3 into 68। S3 is equals to 300। 204. 200 mm। So take lesser one, S is equals to 200 mm। So what is AST provided here? AST X1 provided pi by 4 into 8 square into 1000 divided by 200। दोनों में भी वही प्रोवाइड किया आपने, यहाँ पे भी आपने AST Y प्रोवाइडेड भी आपका वही रहेगा, क्योंकि स्पेसिंग आप 251.33. 251.33. ठीक है। AST नेक्स्ट AST X2 at continuous edge, continuous edge। So what is the bending moment guys? मैंने मिटा दिया एक्चुअली, इसलिए नहीं पता मुझे। हाँ पता है, 5.466 into 10 raised to the power 6 5 by 0.87 FY AST। ये भी आपका यहाँ पे भी सेम रहेगा 251.33 mm स्क्वायर। इसका चैप्टर यहाँ पे क्लोज। ये देखना पड़ेगा चैप्टर आपको। 187 FY AST into D 76 into 1 minus FY 500 AST X2 divided by 20 into 1000 into 766। What is this? 175.463. 175.4 175 only ना? हाँ sir.
ओके ठीक है 175, तो उससे तो ज्यादा ही प्रोवाइड कर दिया अपन ने प्रोवाइड ही करने की जरूरत नहीं है। 175.25.46 mm square. It is greater than AST minimum, but it's less than AST x1. It's less than AST x1. So AST2 प्रोवाइडेड ही नहीं निकलेगा ये केस में, यानी कोई जरूरत ही नहीं है। ओके आप क्या कर दोगे कि जो भी निगेटिव आपका आ रहा है अभी, वो जो निगेटिव आ रहा है तो वो निगेटिव आप सीधा सीधा जरूरत ही नहीं है इतने इसकी प्रोवाइड करने की। जो आपने ये 200 mm जो प्रोवाइड किया है वही वहां पे रहेगा, एज पे रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। बाकी के लिए एज रेनफोर्समेंट आप लास्ट में भी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में लिख दिया कि एज रेनफोर्समेंट जो तीनों इस पे रहेंगे वही आपके एज रेनफोर्समेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओके तो वो भी मैं लगे तो आपको अभी यहाँ पे बता देता कि एज रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ पे रहेंगे आपके। यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे ही खत्म करता, बाकी आप चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डिफ्लेक्शन वगैरह सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी निकालो। टॉर्शन रेनफोर्समेंट अभी कहाँ कहाँ पे लगेगा इस, यहाँ पे टॉर्शन फुल लगेगा, यहाँ पे टॉर्शन फुल, यहाँ पे टॉर्शन हाफ, यहाँ पे टॉर्शन हाफ। हाफ यानी किसका हाफ? हाफ यानी क्या? 3/4 ऑफ द AST जो रहेगा ना AST1, तो 3/4 ऑफ द AST1 का यहाँ पे हाफ, यहाँ पे फुल, यहाँ पे फुल, 3/4 ऑफ AST यहाँ पे फुल, यहाँ पे फुल, 3/4 ऑफ AST का हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे। मैं लिख के दे देता टॉर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्शन छोड़ो, मैं एज सबसे पहले हम एज के लिए देखते हैं। एज रेनफोर्समेंट, सो एज रेनफोर्समेंट में आपका यहाँ पे एज आएगा L/8, यहाँ पे एज आएगा L/8, यहाँ पे ए आएगा L/8, यहाँ पे नहीं आएगा, बस ये पट्टी नहीं आएंगी। ओके यहाँ पे एज आएगा, एज रेनफोर्समेंट आएगा, यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट आएगा और यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ दिस इज कंटिन्यूस, इसलिए नहीं आएगा। ओके यानी ये वाली पट्टी नहीं आएगी आपकी। ओके ये वाली पट्टी में आपका रेनफोर्समेंट कैसे रहेगा? इससे रहेगा। सो लेट अस प्रोवाइड, सो लेट अस प्रोवाइड 8 mm 5, यही रहेगा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। ओके क्योंकि 200 mm ही लेस आता। ओके आपका दूसरा कुछ तो लेस नहीं है, इसलिए सेम रहेगा। सो लेट अस प्रोवाइड 8 mm 5 at the rate 200 mm center to center, 200 mm center to center at a continuous edge. At a continuous edge, guys. After that, torsion reinforcement. Step number 7, torsion reinforcement. इरेज करूं मैं ये? AST रिक्वायर्ड का टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, बहुत कम रहेगा। स्टेप नंबर 7, टॉर्शन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे फुल, यहाँ पे फुल, यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ। तो अभी टॉर्शन रेनफोर्समेंट सबसे पहले निकाल लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मेश निकाल लेते हैं। तो मेश कितनी है? मेश साइज रिक्वायर्ड LX/5 है ना गाइस, या 4 है? पेज नंबर 90 पे देखिए, देख लेते, मुझे भी याद नहीं है।
5 ही है सर। LX/5 सर, ठीक है 5 है, यहाँ पे देखिए LX/5 और 3/4 EST एरिया रिक्वायर्ड ऑफ मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट, मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट से मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट LX वाला ही रहता। ओके सो ये आपका कितना है अभी, LX कितना है, LX कितना है, LX कितना है मुझे नहीं पता। LX सेंटर टू सेंटर कितना है, LX सेंटर टू सेंटर कितना है गाइस? 2.59 2590 सेंटर टू सेंटर ना, 2.82 है सर सेंटर टू सेंटर। 2.82 2.820 हाँ 564 564 ओके तो यहाँ पे 564 यहाँ पे 564 564 okay, full torsion reinforcement required 3/4 of 129.04 नॉज भी निकाल सकते हैं और स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं। How much guys? How much this? $96.78 डिवाइड बाय 50 यानी 2 नॉज। यानी 2 बार से यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार की जाली बनेगी क्या, मेश बनेगी क्या? नहीं। तो आपको 2 हैश यानी यहाँ पे जो भी मेश रहेगी आपकी, ये वाली मेश रहेगी, यहाँ पे इस तरह प्लस देना पड़ेगा आपको, प्लस 1 बार। तो 2 बार ही आप यहाँ पे प्लेस करोगे, क्यों? क्योंकि मेश बनानी है आपको, तो मेश के लिए एटलीस्ट 4 बार लगेंगे। 2 बार क्या प्लस बनाओगे आप? तो इसलिए आपको मेश तैयार करने हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपको 2 बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तो सब जगह 4 बार प्रोवाइड होंगे। 4 2 bars of each side. Let us provide 2 bars of each side and to the mesh for 564 mm length from edge, तो आपका इस तरह रहेगा 564 ओके। टॉर्शन एनफोर्समेंट इज ओवर। बाकी चेक आप कर लो, चेक सेफ ही आता है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर
डेवलपमेंट लेंथ, ये चेक आप कर लो गाइस। ओके, बाकी अपन मिलते हैं कल अपन मिलते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस लेके। मैं बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा।